जो हक मांगेगा उसके ये सर काटेंगे। ये बात तो समझ में आती है कि माने सरकार के खिलाफ बोलना लिखना बड़ा कठिन काम है। किसान गोबर फेंकेगा तो खीर कौन खाएगा? आप 3 बजे भोर में जाड़े की ठिठुरती हुई ठंड में जो पगड़ी में टार्च बांध के और किसान 3 बजे भोर में गोभी काटता है। हमारी कमाई का मोदी भी खाता है, मोदी की कमाई हम नहीं खाते। हमारी कमाई भैया टाटा दिखा रहे हैं बिरला अपना, खाता है। ये देख लीजिए, ये भैया अपना दिखा रहे हैं। मुझे ये नहीं लगता कि वो स्टेशन पर चाय बेचने वाले हैं। ये जो आप आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन ऐसा है कि कम से कम ये कहा जा सकता है कि इतिहास में अगर आंदोलनों में गिना जाए तो ये बड़ा आंदोलन एक माना जा रहा है। लेकिन सूचना की क्रांति में ये आंदोलन कहीं ना कहीं दबा हुआ है, इसको उस तरीके से प्रचारित नहीं किया जा रहा है। हमारी नेशनल मीडिया तो खैर कुछ दिखाती नहीं, जो सोशल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रही है, या ये कहिए कि उब गई है। पहले बहुत हम तमाम सोशल मीडिया के पत्रकारों को यहाँ आते देखते थे, एक जमावड़ा होता था। क्या कारण है, इतनी उदासी क्यों है? देश में जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से आप लोगों को क्या लग रहा है, निराशा का माहौल नहीं है? एक भयंकर निराशा जो देश में उत्साह होता था, वो तो ये खिरियाबाग का एक संदेश है। जो इस देश का जो निराशा का दौर है वो सामने आ रहा है। वो सामने किस रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस पर भी आपकी नजर है और हमारी भी नजर है और इस देश के बुद्धिजीवियों की भी नजर है। तो ये अब संयुक्त किसान मोर्चा है। लें आप, ये तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आंदोलन चलाया था उसको आपने कहा था और वो वापस गया था, वापस चला गया था और आपने कहा था हम लागू कर देंगे। आपके जो आईएएस अधिकारी बैठे उनके साथ बैठ करके अभी तक आपने लागू नहीं किया और किसानों को कहा था आय दुगुना कर देंगे, एमएसपी लागू कर देंगे। तो भाई किसान और उसका जो श्रम लगता है, बाकी लोगों का श्रम लगता है और जो और श्रम लगता है, तो वो कीटनाशक है, दवा है, तेल है, माने वो सारी चीजें लगती, उसी को तो ज्यादा तो नहीं आपसे बात कर रहा। तो आप किसानों के प्रति क्या आपकी रवैया है, मजदूरों के प्रति आपकी क्या रवैया है, या आप किस तरीके का स्मार्ट भारत बनाना चाहते हैं वो आपका विषय है। लेकिन इस देश का हमको जो लग रहा है, जो स्मार्ट वाले लोग नहीं हैं, वो शायद एक मंच पर आ रहे हैं, वो आपको सबक देंगे कि किस तरीके का भारत बनेगा। ये जो एमएसपी की मांग जो किसान करते हैं, उन पे आरोप लगता है कि ये विपक्ष के एजेंट हैं, ये सरकार की छवि बिगाड़ने आ रहे हैं। उस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए एमएसपी जो है वो किसान, जब स्वामीनाथन ने इस रिपोर्ट को लागू किया और 2011 में मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी को लागू करना चाहिए, C2+50। तब वो विपक्ष में थे ना, अभी पक्ष में अभी क्या तो बात कर रहे हैं? किसान कहाँ मांग रहा है? जो वादा किया था 2014 में, जो वादा करके आए थे, किसान उसी को याद दिला रहा है कि आप दे दीजिए, आपने वादा किया था, हमने आपको वोट दिया था, कांग्रेस ने नहीं लागू किया। तो कांग्रेस जब नहीं लागू किया, आपने लागू करने की बात कहा था, तो इस बात पर हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं भाई हमको दे दीजिए। बस वही तो, किसान कहाँ अलग से कुछ मांग रहा है, जो वादा किया आपने वही किसान मांग रहा है। हाँ, C2+FL की बात आपने कही थी और C2+50 मांग रहा है। हाँ, FL को छोड़ दिया उसने। हाँ, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो बात दूसरी थी। आप वही हैं, आप वही हैं। नहीं, बात यह है कि इस देश में हम उसमें बचपन हमारा गीता है जब अमेरिका से गेहूं आता था और हम लोग लाइन में लग के 1965 से पहले लाइन में लेके थैले में लेते थे। आज किसान ने अपना खून बहा करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाया है। क्या बात करें, किसान अन्नदाता कहाँ बचा है? ये आंदोलन जीवी हैं, ये विपक्ष के एजेंट हैं, ये बहला फुसला कर बुलाए जाने वाले लोग हैं। किसान कहाँ इस देश में? मोदी जी किसान है माहिर हैं, किसानों को मोदी जी गाली देने में माहिर हैं और इस चुनाव में किसान उसका बदला लेगा और किसानी के खिलाफ। किसान तो खुश है ना 2000 रुपए में, क्या बात? नहीं, 2000 रुपये में 16 रुपया 48 पैसा, माने 16 रुपया उसको आप करेंगी, 16 रुपया 48 पैसा आता है एक दिन का। एक दिन हम 1 घंटे का श्रम कर दें उससे ज्यादा हो जाता है। आप भीख क्यों दे रहे हैं? आजादी की भीख पर भी एक बार लोहिया ने चर्चा की। तंबाकू खा के थूक देता है। नहीं, तंबाकू खा के थूक देता है। तो मत खाइए तंबाकू, गलत खाए नहीं। हम एमएसपी की मांग करते हैं, एमएसपी की मांग करते हैं कि हमको एमएसपी दीजिए। हम 2000 रुपए खैरात नहीं मांग रहे हैं। ये तो चूहे को चूहेदानी में फंसाने के लिए जो बासी बचे हुई रोटी का टुकड़ा है वो डाला जाता है। और अन्नदाता तब तक किसान है जब तक केवल इनके कोड़े खाए
इनके शोषण का शिकार बनता रहे। जब गर्दन उठाएगा तो ये आतंकवादी है, माओवादी है, पता नहीं क्या क्या है, अमेरिका से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, ये गालियां हैं। चीन से भी और चीन से भी। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो उत्पादन करते हैं। आपने वादा किया था, अपना वादा पूरा कर दीजिए। आप अपने घर, हम अपने घर, हम भी खुश, आप भी खुश। लेकिन सड़कों पे आप हमें मार रहे हैं, हमारे ऊपर वो आंसू गैस के गोले, एक्सपायर गोले छोड़ रहे हैं, किसान मारा जा रहा है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए चंद्र मुट्ठी भर दलालों के लिए। अच्छा, जब ये वाली बात आती है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब इस पर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, वो ये कि ये जो किसान हैं वो पूर्वांचल के नहीं है, हमारे साइड के जो किसान होते हैं वो भाई तो खेतों में यहाँ का काम कर रहे किसान हैं। दूसरे तरीके का है। यहाँ का किसान सीमांत किसान है। नहीं, किसान जो है इधर का सीमांत है, लेकिन वैचारिक रूप से दृढ़ता के क्यों साथ नहीं बोल रहा है फिर यहाँ का तो किसान? लें आप ये दृढ़ता। पंजाब हरियाणा वाले ही क्यों बोल रहे नहीं, पंजाब हरियाणा वो हमसे ज्यादा लड़ रहे थे और कल भी लड़ रहे थे। यहाँ का किसान खापों में भी नहीं बटा था, लेकिन जिस दिन इसकी बुनियादी माने तालीम मजबूत हो जाएगी, जो माने ये जो खिरिया बाग है, इस आंदोलन को केंद्र बिंदु में डाल दिया। उस आंदोलन से भी बड़ा ये आंदोलन को ले गया है, खींच करके ले गया है, न चाहते हुए भी। इसलिए ये सबक देश का बनेगा कि जो नए भारत का निर्माण होगा, जो आज़ादी की ये जो तीसरी लड़ाई होगी, उसमें खिरिया बाग का एक महत्व होगा। मैडम, ऐसा है कि आज़ादी के लड़ाई में 121 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें लगभग 95 केवल पंजाब से थे, सिख थे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग गुलाम रहना चाहते थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास, काला पानी की सज़ा दी गई थी, जिसमें लगभग 2100 पंजाब का मतलब उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही था, और वो लाहौर वगैरह सब पकड़े हुए। तो पंजाब के लोग 2100 पंजाब के थे और बाकी इधर के थे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गुलामी स्वीकार करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम गुलाम बने रहें। वो लड़ रहे हैं, दिल्ली के नज़दीक हैं, वो लड़ रहे हैं, लड़ने का जज्बा है, सहयोग हमारा भी है उसमें, ऐसा नहीं कि हमारा और सहयोग। जब इस तरीके से आप लोगों को प्रचारित किया जाता है हमारे देश के बड़े मीडिया घरानों की तरफ से कि देखिए देखिए यहाँ पे तो दारू पार्टी चल रही है, पिज्ज़ा काटा जा रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, किसान की स्थिति तो आज भी धोती और फटे चप्पल की एक है। मीथ है हमारे यहाँ हाँ, कि समुद्र मंथन देवता और वो जो दूसरे दल थे वो मिल करके किए, जो उसमें अमृत मिला, उसमें वो लोग बेईमानी करने लगे और सर किसका काटा गया था जो अपना हक मांगता था। जो राहु केतु थे अपने हक मांगते, उसका सर काटा गया। उसके ठीक मोदी जी प्रतिरूप हैं। जो हक मांगेगा उसके ये सर काटेंगे और जो इनके प्रिय हैं उनको घर पहुंचा के देंगे। इनके भाई ट्रम्प हैं, इनके भाई अमेरिका के अभी जो राष्ट्रपति है वो सगे भाई हैं। यहाँ की जनता से इनको क्या लेना है। एक बार इन्होंने कहा कि इस देश की गरीब जनता हमारी भाई है, मणिपुर की महिलाएं हमारी बहन है। ये तो एक बार भी नहीं कहे। ये जरूर कहे कि हमारे ट्रम्प भाई हैं। तो ये तो ट्रम्प वाले लोग हैं और ये अमेरिकी गुलामी स्वीकार किए हैं और हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश की जनता अब किसी के गुलाम बनने वाली नहीं है। अच्छा, अभी भी किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। और एक अब का जो समय है वो वाला जो 3 कानून वाला जो आंदोलन था, उसको तो गलत या सही तब भी कवरेज मिली थी, लेकिन इस बार जो आंदोलन, तब मीडिया घराने की स्थिति दूसरी थी, उसमें लिखने वाले पढ़ने वाले लोगों की स्थिति दूसरी थी। कुछ लोग वैचारिक भी लोग थे, अब रवीश जैसे लोगों को भी निकाल दिया। तो ये बात तो समझ में आती है कि माने सरकार के खिलाफ बोलना लिखना बड़ा कठिन काम है। वो आप भी हैं, आपको भी पता है कि 400-500 करोड़ के पैकेज लोगों के मिल रहे हैं, तो क्यों कहेंगे अपना कागज कलम लीजिए और जाइए। ये भी विषय है। मीडिया का जो दौर आज़ादी से पहले रहा है और आज़ादी के बाद के कुछ दिनों में रहा, वो चीज़ें बड़ी तेजी के साथ क्षरण हुई हैं और ये उनको विचार करना है। और मुझे लग रहा है कि मीडिया भी मैंने अपने को सशक्त नहीं पा रही है कि हम कहाँ हैं। अब ये उसका काम है, उस पर हमको नहीं बोलना है। हाँ, लेकिन ये है कि इस किसान आंदोलन ने बहुत चीज़ों को साफ किया है और आगे भी बहुत चीज़ें साफ होंगी। अभी अगर मैं पूछूं कि सफलता के रूप में आप क्या देखते हैं? नहीं, हम इस प्रोटेस्ट? सफलता नहीं, इस आंदोलन में आप बोल रहे हैं ना बहुत चीजें साफ हुई हैं। देखिए, जब से किसान आंदोलन चला है, आप मीडिया के लोगों को भी जो है कुछ चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि किसान आंदोलन कैसे कैसे
विकसित होता गया है। शुरू में कुछ आर्थिक मांगों को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन किसान आंदोलन जैसे जैसे लड़ाई के दौरान सीखता गया, अनुभव हासिल करता गया, उसने देश के दूसरे तमाम ऐसे तबकों को, पेशे के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जो किसानों के साथ आंदोलन में भागीदारी कर सकते थे, जो किसानों को सहयोग दे सकते थे और किसानों को सहयोग ले सकते थे। तमाम ट्रेड यूनियन सेंटर्स को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने साथ हासिल करने की कोशिश किया, सफल भी इसमें हुए। और आप देखेंगी तो किसान आंदोलन राजनीतिक होता गया है, वो क्रमशः राजनीतिक आयाम ग्रहण करता गया है। पहले एमएसपी के गारंटी का कानून बनाया जाए उसकी मांग थी, लेकिन बाद में वो मजदूर संगठनों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश किया। उसने एक नीति बनाया कि हम मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, महिला संगठनों, दलित और आदिवासी संगठनों से भी सहयोग लेंगे, हम तमाम प्रगतिशील संगठनों और बुद्धिजीवियों से सहयोग लेंगे। तो किसान आंदोलन ने इस देश को आर्थिक आंदोलन की सीमा से बाहर निकाल करके एक बार फिर नए सिरे से उसने जो है राजनीतिक आंदोलनों में जनता को उतारने की पूरी कोशिश किया है। किसानों मजदूरों को राजनीतिक आंदोलनों में उतारने की पूरी कोशिश किया है और समझाने में सफल रहा है एक हद तक कि हमें केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें राजनीतिक मांगें उठानी चाहिए। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आने वाले दिनों में, निश्चित समय नहीं बता सकता मैं, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पेशे के लोग राजनीतिक मांगों को लेकर लड़ेंगे। एक व्यापक एकजुटता होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, साफ दिखेगा आगे। देखिए, ये बातें जो ये कह रहे हैं वो पढ़ने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीन पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे अभी आपका पोशाक ले लिया जाए, भैया का पोशाक ले लिया जाए, तो लोग लिखेंगे अरे ये किसान है। ऐसे तो किसान होते ही नहीं। हमारे यहाँ किसान जो है वो बदहाल है, वो फटे कपड़े में है, वो कुदाल लिया हुआ है, उसको इतना कहाँ समझ है भाई? वो आपकी नियत है, आप चाहते हैं किसान को उसी। आपने अभी अभी कहा है अभी कि ये किसान, देखिए, ये हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, किसान कहाँ समझ पाता है ये सब? उसको कुछ ऐसा पता है। ही नहीं, उसको हाँ, ये बता पता है कि कौन से समय रहे में हैं। क्या बोना है बस। मुंशी प्रेमचंद, ये किसान जो है आज का, मुंशी प्रेमचंद के जमाने का किसान नहीं है जो हल्कू की कहानी उन्होंने लिखा है पूस की रात में। आज का किसान एडवांस किसान है। मेरा पता जाके कर लीजिएगा। मैं एक किसान, स्मार्टफोन चलाने वाला किसान नहीं है। आपकी नियत हमारे देश की मीडिया ने बताया है, स्मार्टफोन जो चला रहा है वो किसान नहीं है। किसान की स्थिति बहुत खराब है भाई, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। हमारी समझ रही हैं, ऐसा है। बात ऐसा है। बात कर रही हैं, बात सुन नहीं रही हैं। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, बोलिए, अब बोलिए। देखिए, भारत का किसान जो है वो आपकी मीडिया झूठी है, जो झूठा प्रचार करती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं एक किसान हूँ, जाके देख लीजिए मैंने कितना गन्ना दिया है मिल पे और कितना गेहूं हमारा जाएगा और धान हमने कितना दिया है। दूसरी तो चीज, जितना समय है कि आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। अच्छा क्या बात कर रही हैं? आज मशीनी युग है। हम गेहूं और गन्ने के किसान हैं, सरसों के किसान हैं। हम ऐसे किसान नहीं हैं। हम जो भी खेती करते हैं, मशीनी युग है। एक दिन में हमारी कटिया खत्म हो जाएगी, यहाँ से जाएंगे गेहूं कटवाएंगे। गन्ना बो गया है, 3 दिन में गन्ना बोया जाता है। गन्ना बो गया है, पानी चला देंगे, जाएंगे तो गेहूं कटवाएंगे, तुरंत मंडी में जाएगा, काम खत्म। तो फुर्सत काहे नहीं है? दूसरी चीज़ की फुर्सत हो ना हो, हम इस कार्यक्रम को छोड़ेंगे थोड़े, ये आपके ये कहने पर। और दूसरी चीज़ आपने कहा है कि वहाँ किसान जो है पिज्जा खा रहा है, बढ़िया कपड़े पहन रहा है, तो किसान गोबर फेंकेगा तो खीर कौन खाएगा? आप गोबर तो किसान फेंकता है। 4 बजे उठ करके देखिए मैडम, आप जो है गौर करिएगा, किसी गांव में जाइएगा, हमने ज़िंदगी किसान की बहुत नज़दीक से देखा है। 3 बजे भोर में जाड़े की ठिठुरती हुई ठंड में हमारे गांव में सब्जी की खेती होती है। यूँ पगड़ी में टार्च बांध के, और किसान 3 बजे भोर में गोभी काटता है, जल्दी जल्दी धो पोछ करके उसको 6 बजे तक मंडी में, 5 बजे मंडी में पहुंचाता है, 6 बजे बिकता है। तब जाके आपके डाइनिंग टेबल पर 9 बजे गोभी की भुजिया और पराठे आते हैं, तो नाश्ता करके आप ड्यूटी जाती होंगी। जब किसान 3 बजे उठता है उस ठिठुरती ठंडक में, और आप अगर इतना करने के बाद अगर गोभी की सब्जी और पराठा खाती हैं और किसान को आतंकवादी कहती हैं, तो इसका मतलब कैसा कहने वाला? ये नहीं कह रही हैं। ये नहीं, अगर कोई सरकार पर हम कह रहे हैं, हम आपको नहीं कह, क्षमा कीजिएगा, हमने आपको नहीं कहा। ऐसा कहने वाला आदमी देशद्रोही है, समाजद्रोही है। जो 3 बजे किसान उठ करके ठंडक में कर रहा, मैंने आपको नहीं कहा, आप अपने पर मत लीजिएगा। जो भी कहता है वो समाजद्रोही है, वो किसानों का अपमान कर रहा है और उसकी कमाई खाता है और उसको गाली देता है। ये चीज है, अच्छा, वो क्या महान लग रहा नीच है। कि ये
गांव, एक छोटे से गांव में बोलने वाले कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इससे कुछ देश में असर पड़ेगा? क्योंकि देश के जो बड़े नेता हैं उनका तो एक ही राग है कि 400 पार, भाई कोई कुछ भी कहे हम तो 400 पार हैं, और जिसको जो बोलना है वो बोलता है। वो ये चाहते हैं कि लोग ना बोले, लेकिन अब लोग बोलना सीख गए हैं और एक जने पूरे देश में लोग बोल रहे हैं। वो भूल गए कि वो जो डांट करके भगा देते थे, पुलिस डंडे दिखा के भगा देते थे, आज वो जनता नहीं है। आज जनता बदल चुकी है। आज संविधान पढ़ रही है, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही है। संविधान की प्रस्तावना आप भी पढ़ेंगी तो उसमें बराबरी का हक दिया गया है। इस देश का रखवाले आम लोग को बनाया गया है, मोदी जी को नहीं बनाया गया है। और मोदी जी भस्मासुर नियर केवल वोट एक दिन ले करके और कत्ल करना चाहते हैं, जिनसे मतदान लिए हैं उन्हीं के विरोध जो अपना बात कहे हैं उन्हीं से बदल जाए, तो वो अब नहीं होने वाला है। अब बार बार चुनाव होगा, बार बार हटाए जाएंगे, कोई भी हो। जनता बहुत जाग चुकी है, बहुत कुछ अपना अधिकार जान चुकी है। आंदोलन हुआ था ना तीन काले कानून को लेके, हमारा सवाल सुनिए पहले तब आप। एक मिनट। अभी आपने भाई साहब से एक सवाल किया था कि ये फटे कपड़े और फटे गमछे और कैसे कैसे वो किसान होता है, और ये स्मार्टफोन चलाने वाला पैंट शर्ट पहनना किसान होता है? देश में स्थिति ही नहीं है। अब इसी बात को मैं कहने जा रहा हूँ कि हम मानव समाज के बेहतरी का संघर्ष करते हैं, तो क्या बेहतर तरीके से हम रह नहीं सकते? अगर हम हमारी कमाई का मोदी भी खाता है, मोदी की कमाई हम नहीं खाते। हमारी कमाई टाटा दिखा रहे हैं अपना, ये देख लीजिए, ये भैया अपना दिखा रहे हैं। हमारी कमाई टाटा बिरला भी खाते हैं। 70 रुपए का सीसी लग जाले, और मत बोलिए ऐसे। हम उनकी कमाई नहीं खाते। अगर उनके कारखाने में भी हम काम करें तो अपना खून पसीना बहाते हैं, तब हमको वेतन मिलता है। तो हम अपनी बेहतरी, अपने बाल बच्चों की बेहतरी नहीं चाहेंगे? हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी अच्छा करने की, अच्छा रहने की, अच्छा खाने की सोच है। देखिए, तो इस तरह से किसान आंदोलन चला था, मैं इधर आ रही हूँ, किसान आंदोलन चला था, तब तमाम हमारे देश के किसान हैं जिनकी जो है वो मौत भी हो गई थी। बहुत खराब माहौल था। मैं खुद किसान आंदोलन कवर करने गई थी, बहुत नाराज थे लोग। लेकिन जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच पे आते हैं और ये कहते हैं कि यकीन मानिए मेरी नीयत में खोट नहीं था, मैं आपके लिए भलाई करना चाहता था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं कानून वापस लेता हूँ। बस उन्होंने इतना ही कहा, और गाँव में जो साधारण किसान थे वो मोदी जी के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने वापस तो ले लिया, उनके मन में कोई खोट नहीं था। तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं, उससे समाज में जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो उनको सुनते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। नहीं, जैसे मैं पहले ही कहा था कि आंदोलन जो है धीरे धीरे विकसित हुआ है, राजनीतिक आयाम ग्रहण किया है। बात यह है कि किसान आबादी का सवाल हो चाहे मजदूर आबादी का या भिन्न भिन्न पेशे के आम जनता का सवाल हो, जनता का कोई भी जो है एक बड़ा हिस्सा अभी भी जो है राजनीतिक तौर पर बहुत सचेत नहीं है। लेकिन सचेत लोगों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है। और अमित शाह के शब्दों में अगर बात करें तो जिन्हें वो टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, एक हद तक उनकी बात में एक हद तक केवल सच्चाई है, पूरी तरह नहीं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को चाहे जितना दमन कर लिया जाए, उन्हें जेलों में सड़ा दिया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे थोप करके और जिंदगी भर जेलों से बाहर न निकलने दिया जाए, आदि आदि, और चाहे जितना अदालतों में दौड़ाया जाए, दुनिया में ऐसे लोग जो है आज भी हैं और बढ़ते जाएंगे, जो मजदूरों, किसानों और आम जनता के बीच राजनीतिक चेतना बढ़ाने का काम जारी रखेंगे। और विचारधारा तो आप लोग मोदी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं सीधे? नहीं, मोदी की नहीं, कह रहे हैं हम जनता के हितैषी हैं। छवि बनाना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। गलत आरोप। वो बोल रहे हैं ये जो लोग हैं, आप लोग क्या सच्चाई बताने आए हैं? कुल मिला के मैं मोदी, राहुल, अखिलेश, मायावती या जो है ममता बनर्जी या नवीन पटनायक आदि को मैं थोड़े अंतर से एक थैली का चट्टा बट्टा मानता हूँ। ये हम लोग, ये सारे के सारे लोग बड़े पूंजीपतियों के हितैषी हैं, उन्हीं के हित में कानून बनाते हैं, उन कानूनों को फॉलो करते हैं, उन कानूनों को अमल में लाते हैं। ये मजदूरों किसानों के दुश्मन है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें मजदूरों, किसानों, आम जनता की सबसे बड़ी दुश्मन, उनको सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली पार्टी बीजेपी है। लेकिन इस गलतफहमी में हम लोग नहीं हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा आदि ये मजदूरों, किसानों की दोस्त हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा भी
मजदूरों किसानों की दुश्मन है और बड़े पूंजीपतियों की दोस्त हैं। तो हम लोग एक व्यापक उद्देश्य लेकर के लड़ रहे हैं, हवा में से नहीं तैर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो उद्देश्य फिलहाल अभी हमें जो है 2 लोगों में से एक को पहले परास्त करना है, और वो ये है कि फांसीवाद को परास्त करेंगे पहले, और इसके चोर और बाद बेईमान में से एक चुनना है, ऐसी बात। फांसीवाद को परास्त करेंगे, क्योंकि फांसीवाद की ओर बीजेपी के नेतृत्व में इस देश का पूंजीपति वर्ग बढ़ रहा है, पूंजीपति वर्ग की सत्ता बढ़ रही है, फांसीवाद की ओर बढ़ रही है। फांसीवाद तो उस दिन साफ एग्जाम्पल में समझाइए, फांसीवाद उस ये दिन साफ दीर्घसूत्री समझा प्रश्न रहा है। हूँ, फांसीवाद उस दिन साफ समझ में आ जाएगा जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू लेते हुए मैं नहीं, आप भी गिरफ्तार होंगे, आपको उस दिन फांसीवाद समझ में आ जाएगा। फांसीवाद जिस दिन आएगा इस देश में, जिसकी संभावना है, उस दिन ना कोई सभा हो सकती है, ना कोई जुलूस प्रदर्शन, ना कोई धरना, ना पत्रकारों को इंटरव्यू लेने की कोई छूट रहेगी। ये होता है फांसीवाद, जो कि आपातकाल जो 1975 जून में लगा था उससे भी भयानक होगा। यानी मुसोलिनी और हिटलर के रास्ते पर चलने की कोशिश बीजेपी मोदी के नेतृत्व में यहाँ के पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर के कर रही है। परास्त करना है, इसके लिए छोटे से बड़े आंदोलनों में, भिन्न भिन्न पैसे के आंदोलनों में हम लोग पूरे देश में शिरकत कर रहे हैं, करेंगे, और हारने वाले नहीं, न बैठने वाले हैं। अच्छा, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अमूमन किसानों के साथ नहीं आ पाता है, कई कारण होते हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं, दूसरा किसान उन तक नहीं पहुंच पाता है, उसका ऐसे सामान्यीकरण उसकी कर अशिक्षा, दिया ये सारी जाए, चीजें। ऐसे सामान्यीकरण किया जाए। पढ़े लिखे लोगों में थोड़े से ऐसे लोग हैं, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि तो जो आप क्या समझा रहे हैं, मतलब अगर गांव में पहुंच रहे हैं तो आम लोगों को क्या बता रहे हैं? हम लोग को हम बता रहे हैं कि पहले जो है खतरा ये है कि आने वाले दिनों में जनता के सारे अधिकार छीने जा सकते हैं अगर बीजेपी की गवर्नमेंट फिर बनी और फिर बनी। तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में आते आते जनता के सारे अधिकार, बोलने के, सभा करने के, जुलूस प्रदर्शन करने के, अपनी जायज़ मांगों को लेकर के मैदान में उतरने तक पर पाबंदी लग जाएगी। इसलिए पहले बीजेपी जैसे फांसीवादियों को, फासिस्टों को परास्त करो, इसके बाद कांग्रेस, सपा आदि मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी लोगों से निपट लिया जाएगा। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर विचारधारा एक ऐसी चीज़ होती है ना कि भले 2 लोग शुरू करें, वो 2 से फिर 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ होते देर नहीं लगती। दुनिया का इतिहास गवाह है। ऐसे ही नहीं हवा में रूस की क्रांति हो गई थी, या भारत ने आज़ादी हासिल किया था, या तेलंगाना की। लेकिन मानिए आप ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं, वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है वो गरीबों के साथ हैं, पता नहीं क्यों इनको नहीं दिख रहा है। देखिए 2000 रुपए इसलिए नहीं दिख रहा है, मेरे समझ में आज तक नहीं आया। मोदी को नहीं, हम तो चाह रही हैं, ऐसा मत करिए। नहीं, हम गाली नहीं है, हमारे समझ में वो ये मंच नहीं पे आकर कहेंगे ना कि मतलब मेरी ऐसी मेरी ऐसी मंशा नहीं मैं थी। अपने कोई खोट नहीं है दिल अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में थोड़े गलतफहमी में हूँ कि क्या हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि वो स्टेशन पर चाय बेचने वाले हैं, वो लगता है कि टाटा की चाय बेचने वाले हैं। उनके जो रहन सहन है ना, वो स्टेशन पर चाय बेचने वाले, कप में बेचने वाली नहीं लगती। ये लगता है कि वो टाटा की चाय जो टीवी पर बना करके दिखाया जाता है कि ऐसी चाय नहीं, ताज़ा चाय, तो उस टाटा वाली चाय की है, या कोई और भी कोई कंपनी विदेशी हो बड़ी, उसके चाय बेचने वाले जैसे लगते हैं। वो चाय उत्पादक जैसे नहीं लगते, चाय बेचने वाले या बनाने वाले जैसे नहीं लगते। हमें तो उन्हीं पर शक है कि वो कौन सा चाय बेचते थे, यह जनता को बताएं कि इस रूप में वो अभी कौन पहले लोग डिग्री पूछते थे, अब चाय पूछ रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? नहीं, डिग्री भी नहीं बताए, और चाय भी तो बताना तो पड़ेगा। डिग्री विग्री मत पूछिए, जेल भेजा जा रहा है। आपने हाँ। बड़ी चालाकी के साथ हाँ। मोदी का पक्ष लिया है। जैसे मैं पक्ष एक नहीं मिनट ली एक मिनट बात, वो पहले कह रहे हैं कि listen to me, हमने please, मेरी बात सुन लीजिए। हम रोटी नहीं पहुंचा रहे हैं नहीं, भाई। हाँ। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। हाँ। आपने कहा है कामरेड से हाँ। कि 3 काले कानून ले आए तो जनता कही भाई ठीक है, नहीं था तो हमने मान लिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ऐसा हाँ, कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मैं उन्होंने कहा- आप लोगों का हाँ, आहित नहीं बड़े था। चालाकी से नहीं पाया। मैं ये समझा- आगे- मैं समझा नहीं। मैं समझा किसानों आप को। सिद्ध कर रहा है। नहीं तो आप इनसे चर्चा कर लें, वो आपकी- समझाए कैसे नहीं, और नहीं, समझाएंगे। आपकी बात पर मैं आ रहा हूं, बस आपने इतना ही कहा है। हाँ, हाँ। उसके साथ उन्होंने कहा था कि हमको समय दे दिया जाए, एमएसपी पर गारंटी कानून हम लाएंगे, लिखित दिया था। इस बात को आपने भी छुपा लिया है। नहीं, मैं नहीं छुपाई हूँ। आपने इस बात की चर्चा नहीं किया है। मैं सुनने आई हूँ। नहीं आप नहीं मतलब मीडिया हाँ, इस बात को आपने छुपा लिया। जी। और दूसरी चीज की आपने कहा है कि पढ़े लिखे लोग आपके साथ नहीं हैं। क्या हमारे बच्चे
अर्थशास्त्री नहीं है, कि हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं है, कि हमारे बच्चे नहीं, अधिवक्ता नहीं है, वो किसके साथ हैं? वो कहाँ दुश्मन के खेमे में खड़े हैं? हमारे बच्चे जिस दिन हम जेल जाएंगे उस दिन जमानत अच्छा, पर सारे वही विरोध जाएंगे। को छोड़ के बताइए, कुछ तो काम हुआ ही होगा ना 10 साल में, कुछ तो किसी किसान के लिए, किसी गरीब हुआ बता रहे हैं। जो हमारे घरों की लड़कियां बीएचयू में पढ़ती हैं, उनके साथ हुए हैं, और जो है इनका चुनाव प्रचार किया है, ये हुआ है हमारे साथ। डंके के चोट पर कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, वो नहीं जानती हैं तो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है महीनों तक खुलेआम। देखिए आपके साथ ही डर के जा रहे हैं, बुलडोजर का डर है। ट्रेन छूट सकती है। अच्छा ठीक और दूसरी चीज ये है, हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जो पहलवान महिलाएं जब लड़कियां जब कुश्ती जीत के आती हैं तो उनके साथ चाय पीते हैं मोदी जी, और जब वो अपने घर की बेटी बता रहे हैं। अपने घर की बेटी और जब ब्रजभूषण किसी के खिलाफ जाती हैं तो उनको पटकनियां दी जाती है। ये किया है नरेंद्र मोदी ने, ये किया है नरेंद्र मोदी ने कि जो किसान उनकी मांग को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और पंजाब और हरियाणा के बीच में बॉर्डर एक नया देश बनाने की कोशिश किया है, ये किया है इन्होंने, ये काम किया है। अब और ऐसे कौन से काम गिना है? आप कह रहे हैं मुझे पता ना, मुझे कुछ नहीं पता है। गांधी जी का एक बंदर था जो आंख बंद किया हुआ था, वैसे ही हमारे देश के पत्रकार हैं, आंख बंद किए हुए, कुछ नहीं दिखता है। इस देश को ये भी बता दें, गांधी जी को 3 बंदर नहीं थे, आज से जान लीजिए। गांधी जी के 4 बंदर थे। एक कहता था कि किसी की बुराई मत सुनो, एक कहता था किसी की बुराई मत देखो, और एक कहता था किसी की बुराई मत सुन कि देखो। हम किसी की बुराई नहीं सुन रहे हैं। गांधी जी को 4 बंदर थे, आज से कोई पूछेगा तो कहेगा गांधी जी के 4 बंदर थे। चौथा बंदर जो है, 3 बंदर दिखाया जाता है, और वो चौथा बंदर जो पर्दे के पीछे छुपा है, इन 3 बंदरों से ये काम करा रहा है। वो चौथा बंदर है जो दिखाई नहीं हो रहे हैं आपके साथ ही, वो दिखाई नहीं दे रहा है चौथा बंदर। तो आज से कोई पूछे तो गांधी का 3 बंदर नहीं 4 बंदर बोलिएगा। नहीं आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने तमाम पार्टियां देखी होंगी। अभी अगर ये आंदोलन को थोड़ा साइड में रख के इंसानियत के नाते पूछूंगी तो बताइए 10 साल में कोई काम नहीं किया क्या देश के प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो कुछ किया है उसके पीछे बहुत साफ मंशा उनकी छिपी रही है। सारा पूंजीवादी सोच के तहत उन्होंने किया। मैं एक बात आपसे बता दूं, आपने एक सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि हमारे मन में कोई खोट नहीं थी। 3 कानून वो ले आए, आंदोलन चला। वो ये नहीं समझ रहे थे कि मेरे इस जाल को लोग समझ जाएंगे। और आज समय बहुत बदल गया है, काफ़ी प्रगतिशील धारा की ओर लोग बढ़ चुके हैं, इसलिए लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि ये क्या होने जा रहा है। तब आंदोलन हो गया। मोदी जी ये नहीं समझ रहे थे कि ये लोग समझ जाएंगे, लेकिन समझने के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो जब उन्होंने वापस लिया तो यह कहकर कि मेरे मन में कोई खोट नहीं थी, ये सीधे सीधे अपनी सोची समझी, बहुत सरल शब्द में मैं आपसे बता दूं, जो उनकी सोची समझी पूंजीवादी सोच थी, उस सोच के बचाव में ये बात उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं समझा नहीं पाया या मेरे मन में खोट नहीं थी। क्या समझा पाते, कौन सी दूसरी चीज़ समझा पाते? तो ये सारा कुछ मामला उनका पूंजीवादी खेल था और आज भी है। देखिए, बहुत मैं बकवास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सारा देख रहा है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है। मैं अगर इस गांव को छोड़ के और किसी गांव में जाती हूँ तो वो जो गांव के जो गरीब लोग हैं या जो छोटा किसान है वो कहता है कि कहीं ना कहीं 2000 रुपए मदद ही कर देता है कभी कभी। देखिए, जो ये बात कहता है वो अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। मोदी 2000 रुपया देते हैं और लेते कितना है ये वो नहीं जान पाता है। उसके नाम पर खेती, किसानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों के नाम पर जो मोदी ने विदेशी कर्जा लिया है, वह कर्जा, उस कर्जे से कहीं देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, और कुछ डेवलपमेंट है, जो जनता के उपयोग में आने वाली विकास की कड़ियां हैं, उस संबंध में उनका विकास नहीं हुआ। वो सारे पैसे जो उन्होंने कर्ज लिया, वो सारा का सारा अडानी और अंबानी की संपत्ति को बढ़ाने में, यानी पूंजीवादी कारपोरेट घरानों की संपत्ति को बढ़ाने में उन्होंने उस पैसे को लुटा दिया। और लिया किसके नाम पर? आम जनता के विकास के नाम पर। तो लिया तो इतना इन्होंने, आज की तारीख में पैदा होने वाला बच्चा करोड़ों के लाखों का कर्जदार पैदा होगा। आंखों में आंसू आता है इस चीज़ को सोच के।
मैं थोड़ा बहुत संवेदनशील आदमी साले। मैं रात में पढ़ रहा था, मुझे लगा कि उसने क्या बिगाड़ रखा है। जो आने वाला बच्चा है वो भी कर्जदार पैदा होगा, और उसके लिए क्या व्यवस्था दी जाइए। कहीं कोई विकास की बात नहीं है। 10 साल में इन्होंने जो किया है, पूरा देश एकदम लुट गया। कुछ सार्वजनिक संपत्ति से मतलब गवर्नमेंट की संपत्ति, गवर्नमेंट की संपत्ति से मतलब जनता की संपत्ति। जनता की संपत्ति के नाम पर कुछ रह ही नहीं गया। आप देखिए, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों से लेकर रेल तक सारा प्राइवेट हाथों में जा रही है। सब कुछ बिकता चला जा रहा है। तो हम आज कहने की स्थिति में नहीं खड़े हो रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी है, राष्ट्र की संपत्ति हमारी है। आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं रह गए। इसको बचाने के लिए, और ये सही बात एक चीज़ और मैं कह दूं आपसे बिना प्रश्न पूछे, कि अभी कॉमरेड कह रहे थे जिन राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहे थे, देखिए संसदीय राजनीति से होना नहीं कुछ है। जो संसदीय राजनीति की व्यवस्था है उसमें मोदी जी आ जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी, कोई आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा ढर्रा बदल जाएगा, लेकिन जो हम वाइटल चेंज की बात करते हैं, जनता के जिंदगी की बेहतरी के बड़े सवाल जो हल करने हैं, उन दिशा में ये नहीं होना है। तो कौन करेगा? देखिए नहीं होगा क्या? मतलब ऐसे ही नहीं होगा। गट पे जाएगा क्या? होगा। उन्होंने रूसी जन क्रांति की बात किया, फ्रांस की क्रांति की बात किया। यह देश एक बहुत बड़ी क्रांति की मांग कर रहा है, और एक लंबे अनुभव से, मैं विद्यार्थी जीवन से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो अनुभव है उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि बड़ा बदलाव हुआ है लोगों की सोच में। और यह देश बदलाव हुआ है जनता की सोच में, उसके सोच का स्तर काफ़ी विकसित हुआ है। और अभी जो बाकी है वह अगर विकसित हो जाएगा तो जिस जन क्रांति की बात हम करते हैं, वह जन क्रांति इस देश के अंदर, जिसकी मांग आज कर रहा है, समय की मांग है, वह जन क्रांति इस देश के अंदर होगी। और इस तरह से नारेबाजियों से, इस तरह की जनतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये वास्तव में नहीं होना है। होना है जब तक हम बड़ा जन आंदोलन इस देश के अंदर विकसित नहीं कर लेंगे, तब तक हम दम भी नहीं लेंगे, और तब तक वास्तव में बदलाव की व्यवस्था जो जन क्रांति है वो नहीं आ पाएगी। इसलिए हम बड़े जन आंदोलनों को विकसित करने में लगे हैं। खिरिया बाग का सवाल है, खिरिया बाग आज यहीं का नहीं है, ये तो बहुत दूर तक जा चुका है, पूरा देश जान रहा है, दुनिया के तमाम देशों में इसकी चर्चा हो रही है, कुछ न कुछ बुद्धिजीवी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो खिरिया बाग के आंदोलन के बहाने हम जमीन और जायदाद तो बचा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस सोच को भी विकसित कर रहे हैं। आपने देखा कि जो महिलाएं कुछ जानती नहीं थीं, आज महिलाएं माइक पकड़कर भाषण करती हैं। वो हमारी देन है। हमारी से मतलब हमारे जैसे लोग साथी आते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको गीत बताते हैं कि समस्याओं पर गीत कैसे आप पढ़ोगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं हैं जो आज भाषण कर रही हैं, मोदी को समझने लगी हैं, और जोगी को समझने लगी हैं। नड्डा तक का नाम लिया उसने, देखा आपने आपके सामने। तो ये एक समझदारी विकसित हुई है इस देश के अंदर। आम गरीब महिला है जो अनपढ़ है, एकदम कुछ नहीं जानती, अपना नाम नहीं लिखना चाहती, लेकिन एक सोच का स्तर है ना, विकसित हुआ है ना, तो बहुत सारा मामला बदल रहा है। हम लोग इस मुहिम में भी लगे हैं, और वास्तव में एक जन क्रांति की ओर देश जा रहा है धीरे धीरे। और जितना ज़्यादा उत्पीड़न जल्दी कर लेंगे, उतनी जल्दी बड़ी क्रांति इस देश के अंदर आएगी। हम तो चाहते हैं मोदी और उत्पीड़न करें ताकि इस देश के अंदर गरीब को उसका असली हक मिल सके, इस देश के अंदर समाजवाद आ सके, इससे देश के अंदर से गैर बराबरी हट सके, सारे लोगों के अधिकार जो जनता के जनवादी अधिकार हैं, उसको उनके वो जनवादी अधिकार मिल सके। हम चाहते हैं कि ऐसा करूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एक तबका है जो कह रहा है सब चंगा सी, देश में सब तो अच्छा है। कहाँ आप लोग एकदम आंदोलन अच्छा, ऐसा है, समाज बदल जाएगा। अभी में क्या दिक्कत है भाई? लोग रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मैं पूंजीवादी दलालों की बात नहीं करता। जो पूंजीवादी दलाल हैं उनको सब चंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ ना, मैं अभी बोल रहा था इसी मंच से, स्थिति यह है कि आप सरकारी स्कूल में किसको पढ़ा रहे, कौन पढ़ाना चाहेगा? न उसके लिए व्यवस्था है, न टीचर है, न कुछ व्यवस्था नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में जाए तो क्या होगा? 1000 रुपये फीस छोटे बच्चे की लगेगी। हमारे जैसे लोग और भी महंगा है, 3000 से 5000 रुपये। तो मैं तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी पोती है, मैं खुद नहीं पढ़ा पा रहा हूँ उसको। मैं रात दिन उसमें सोच में पड़ा रहता हूँ क्या करूँ। सो के उठती है, दादा कल एडमिशन कराना है, दादा की हालत ख़राब,
दादा आंदोलन में लगे हैं, लेकिन करें क्या, करना ही है। अब चल रहा हूँ, कटाई होगी, गेहूँ बेचूंगा, हाँ लाजिमी है, मैं क्या कर सकता हूँ दूसरा। तो ये है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा मुफलिस में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पूंजीवादी दलाल हैं उनका कहना जो है, क्या नाम हुआ? मुझे राम कुमार यादव कहते हैं। मैं मेरे पास बड़ा संगठन है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन, जिसको इस देश के बहुत बड़े नेता थे जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़े पदों पर रहे, विश्व शांति संगठन में मेरे चंद्रजीत यादव साहब इसी जगह के, जहाँ से आज निरहुआ पार्लियामेंट के मेंबर है, वहाँ से संजीत यादव पार्लियामेंट हुआ करते मेंबर हुआ करते थे। देखिए ये राम कुमार जी हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको अभी तक स्किप करके चले भी गए होंगे। इंटरेस्ट नहीं आता है भाई साहब, ये सब सुनने में मज़ा किसको आता है? मज़ा तो तब आता है जब दो लोग आपस में लड़े, एक को गाली दे, दूसरा दूसरे को गाली दे, वही सब देखने में मज़ा आता है। अब ये कह रहे हैं देश में क्रांति आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, अभी बहुत परेशानी है। सच बताइए, आपके प्लेट में जब तक रोटी आ रही तब तक आपको कोई परेशानी नजर आएगी? अगर आपके प्लेट में रोटी मिल रही है इफ एंड बट कैसे भी, आप खुश हैं? वही तो नहीं आ रही है, रोटी जितने आनी चाहिए नहीं आ रही है ना। पूरी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जितनी ज़रूरतें हैं जिस तरह की, वो ज़रूरतें उस रूप में पूरी नहीं हो रही हैं। हम तो किसी तरह घिसट की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब ये कह देना कि प्लेट में रोटी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी मशक्क़त के साथ आ रही है, और दूसरों के प्लेट में काजू बादाम व्हिस्की सारा चीज़ उनके सामने सजा हुआ है, और उत्पादन हम करते हैं। हाथ से काम करने वाला इंसान इस देश के अंदर बहुत कमज़ोर है, वो है नीच है, अछूत है, सब कुछ उस जो विशेषण लगते हैं, जो गंदे किस्म के शब्दावलियाँ हैं, सब उसी के हिस्से पड़ती हैं। क्योंकि हाथ से काम करता है, देश के लिए निर्माण का काम करता है, उत्पादन करता है देश के लिए, सब कुछ वही करता है, और उसके हिस्से में कितनी रोटी आती है। अभी मैंने आपके उदाहरण के रूप में बताया कि पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी चीज़ें। एक बार मैं चाहूँगी आप इलाका घुमा कर दिखाइए। ये एकदम मतलब समझिए गांव के बीच में हम खड़े हैं, और यहाँ से देश में सूचना की क्रांति से लेके जागृति से लेके न जाने क्या क्या आप बहस करते देख रहे होंगे। यही है देश में, देश का बदलता भारत। मुझे नहीं पता कि ये चुनाव के समय हो रहा है तो इससे कुछ बदलाव होगा या नहीं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि लोगों के बीच में जागरूकता आ गई।